हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के उपस्थित हैं। और आज का जो हमारा बिंदु है वह पुष्प सूत्र एवं पुष्प चित्र है, अर्थात फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। सबसे पहले समझते हैं कि पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र है क्या। जब हम पुष्प की संरचना, उसकी स्थिति, पुष्पी अंगों का जो निवेशन है, उसको सरल और सांकेतिक माध्यम में जब प्रदर्शित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो वह क्या होता है? पुष्प सूत्र होता है। अर्थात पुष्प सूत्र का क्या मतलब होता है कि जब पुष्प की संरचना, पुष्पी अंगों की व्यवस्था को लेकर सांकेतिक अक्षरों या सांकेतिक चिन्हों के मदद से उनको सरलतम तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं पुष्प सूत्र। इसी प्रकार से पुष्प चित्र, जब सरल चित्रों के माध्यम से पुष्प की संरचना और पुष्पी अंगों के स्थिति के बारे में समझाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पुष्प चित्र या उसी को फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जो उन सांकेतिक जो चिन्ह है, उन सांकेतिक अक्षरों को पहचानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि जब तक इनको हम नहीं समझेंगे तब तक हमको ना पुष्प सूत्र समझ में आएगा और ना ही पुष्प चित्र समझ में आएगा। तो सबसे पहले फटाफट इनको समझ लेते हैं कि वो कौन से ऐसे संकेत हैं, कौन से ऐसे चिन्ह हैं जिनको पुष्प सूत्र में या पुष्प चित्र में उपयोग किया जाता है। तो लीजिए सबसे पहले देख लेते हैं। एक पहला जो अक्षर इसमें दिख रहा है बी आर, बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टेड, यानी कि सहपत्र पुष्प, यानी पुष्प में सहपत्र लगा है तो बी आर संकेत रहेगा। सहपत्र नहीं लगा है तो ई बी आर रहेगा, यानी ई बी आर का मतलब होता है ई ब्रैक्टेड। और बी आर एल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वह पुष्प कैसा है? सहपत्रिका युक्त है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो यहाँ पुष्प की समिति के बारे में दो संकेत दिए गए हैं। एक है वृत्त के अंदर प्लस का निशान और एक है वृत्त के अंदर सीधी रेखा अथवा प्रतिशत का निशान। तो जो वृत्त के अंदर प्लस का निशान है, इसका मतलब होता है पुष्प कैसा है? त्रिज्या समिति वाला है। और ये जो निशान है, इसका मतलब होता है कि पुष्प में एक व्यास समिति पाई जाती है। इसी प्रकार से लिंग की जब बात आती है तो पुष्प यदि नर पुष्प है, यानी एक लिंगी है और नर पुष्प है, तो वृत्त के ऊपर एरो का निशान यानी तीर का निशान है। जब मादा पुष्प है तो पुष्प के यानी वृत्त के नीचे प्लस का निशान है। और जब नर और मादा दोनों अंग उपस्थित है, अर्थात पुष्प कैसा है? द्विलिंगी है या बाइसेक्सुअल है, तो उसमें तीर का निशान भी है और प्लस का निशान भी है। इसी प्रकार से हम पुष्प के जितने भी पुष्पी अंग होते हैं उन अंगों की व्यवस्था देख लेते हैं। उनके लिए कौन सा संकेतिक चिन्ह होता है? तो यहाँ कैलिक्स है। कैलिक्स के लिए के संकेत होता है। और इसमें जो संख्या होती है दलों की, यानी बाह्य दलों की जो संख्या होती है, संख्या अंकों में लिखी रहती है। तो जैसे कैलिक्स यानी बाह्य दल में 4 यदि दल हैं, चार बाह्य दल हैं, तो वह 4 लिखा हुआ है। अब ये दल आपस में यदि जुड़े हुए हैं तो उनको हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे? के ब्रैकेट 4 लिखेंगे, यानी ये कोष्टक में रखेंगे। इसको कोष्टक में रख दिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाह्य दल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से कोरोला की जब बात आती है तो कोरोला में भी देखिए C4 लिखा रहता है। C4 का मतलब है क्या? कि यदि ऐसा जरूरी नहीं कि 4 ही रहेगा, 5 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये एक समझाने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि C4 यानी C4 केवल लिखा रहेगा, तो इसका मतलब है कि जो दलों की संख्या है वो कितनी है? 4 है। और जब ब्रैकेट लगा रहेगा अंक में तो इसका मतलब है कि दल आपस में जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में हम एक और संकेत की ओर बढ़ते हैं और वो होता है पी। पी क्या होता है? पेरियंथ। पेरियंथ का मतलब होता है परिदल पुंज। परिदल पुंज क्या होता है? जब बाह्य दल और दल पुंज नहीं होते हैं तो इनकी मिली जुली संरचना क्या कहलाती है? परिदल पुंज कहलाती है। तो परिदल पुंज की संख्या यदि 4 है, 5 है, जितने भी है, तो वो यदि पी के साथ अंक है तो इसका मतलब ये है कि परिदल पुंज पृथक पृथक है, यानी जुड़े नहीं है। परंतु उसमें ब्रैकेट लग गया जैसा कि इसमें दिख रहा है, तो ब्रैकेट लगने पर उनकी जो दलों की संख्या यानी परिदलों की संख्या कितनी हो गई? 4 के साथ साथ वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं एंड्रोसियम और जाइनोसियम की। एंड्रोसियम मतलब होता है पुमंग। तो पुमंग की जो एकल इकाई होती है वो पुंकेसर होती है। पुंकेसरों की संख्या यदि मान लीजिए 5 है और अलग अलग है तो हम इसको A5 से संकेतित करेंगे। परंतु पुंकेसरों की संख्या 5 से अधिक है और चक्रों के रूप में है, तो जैसे मान लीजिए 10 की संख्या है और 2 चक्रों में है, तो लिखेंगे A5 + 5, ये संकेत रहेगा।
इसी प्रकार से यदि पुंकेसर अनगिनत है, बहुत सारे हैं, तो इन्फिनिटी का चिन्ह रहता है, ए के साथ इन्फिनिटी लगी रहती है, इसका मतलब बहुत सारे हैं, जो जिनको काउंट करना थोड़ा सा सरल नहीं है। फिर आगे चलें तो जो सी के ऊपर, सी और ए के ऊपर अर्धचाप लगा है, आधा चांद ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दललग्न पुंकेसर है। पुंकेसर कैसा है? दल से लगा हुआ है, अर्थात कोरोला के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी प्रकार से पी के साथ, पी और ए के साथ जब अर्धचंद्र लगा होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह परिदल लग्न पुंकेसर है, अर्थात यह परिदल के साथ क्या पुंकेसर जुड़ा हुआ है। जब ए के साथ 0 होता है, इसका क्या मतलब होता है कि पुंकेसर अनुपस्थित है। ये तो बात हो गई पुंकेसर यानी कि जायांग की, पुंकेसर यानी कि कहना चाहिए पुमंग की। अब दूसरा हम बात करते हैं जायांग। जायांग की जो एकल इकाई होती है उसको हम स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। तो यदि अंडक की संख्या, उसको हम कहां से निरूपित करते हैं? जी से। तो अब अंडक की संख्या यदि 2 है और दोनों अलग अलग हैं, तो हम G2 से निरूपित करेंगे। यदि अंडकों की संख्या 0 है यानी है ही नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या निरूपित करेंगे? G0 से। और यदि अंडक की संख्या 2 है और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि युक्तांडपी हैं, किस तरह से हैं? द्विअंडपी, युक्तांडपी, तो हम क्या संकेत देंगे? G(2). और यदि वो अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है, तो इसका मतलब जी के नीचे एक अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम पढ़ेंगे क्या कि अंडक 2 है, द्विअंडपी, युक्तांडपी और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। इसी प्रकार से यदि अंडक 2 है तो द्विअंडपी, और जुड़े हुए हैं तो युक्तांडपी, और जी को छोड़कर 2 के ऊपर यदि मान लीजिए ये एक लाइन खींची हुई है, तो इसका मतलब होता है अर्ध अधोवर्ती अंडाशय। अंडाशय कैसा है? अर्ध अधोवर्ती है। इसी प्रकार से यदि हम देखें जी और ब्रैकेट 2 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि द्विअंडपी है, युक्तांडपी भी है। यानी अंडक कैसा है? द्विअंडपी है, युक्तांडपी है। और जो जी के ऊपर जो ये लाइन खींची हुई, इसका क्या मतलब होता है कि जो अंडाशय की स्थिति है कैसी है? अधोवर्ती है। तो ये तो बातें हो गई हम पुष्प सूत्र की, जो संकेत के रूप में। अब आइए पुष्प सूत्र के बारे में यहां पे देख लेते हैं। यहां पर आपके पाठ्यक्रम में केवल एक कुल दिया हुआ है, सोलेनेसी। सोलेनेसी के 2 पादपों का यहाँ पे डिटेल से वर्णन किया हुआ है। उनमें से दोनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। एक पहला जो पादप है वो है सोलेनम नाइग्रम, जिसको हम मकोय के नाम से जानते हैं। और दूसरा है क्या है? बिथानिया सोमनीफेरा यानी अश्वगंधा। तो इनके पुष्प सूत्रों पर हम चलते हैं। तो देखिए, जो सोलेनम नाइग्रम है, लगभग आप देखेंगे कि दोनों के पुष्प सूत्र जो होते हैं वो सेम है। फ्लोरल फार्मूला दोनों के सेम है, इसलिए एक को समझ लीजिए तो दोनों को समझ में आ जाएगा। यानी लगभग लगभग दोनों के जो गुण है एकदम मिल रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि एक ही कुल के भी हैं। ये जो सोलेनेसी कुल है, फैमिली है, उसी के हैं ये। तो इसका मतलब ये कि इनके काफी गुणों में समानता है। तो एक ही फार्मूले से दोनों को हम सीख सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। EBR मतलब क्या होता है? ई ब्रैकेटेड, यानी सहपत्र नहीं है। पुष्प कैसा है? असहपत्री है, ई ब्रैकेटेड है। फिर इस पुष्प की जो समिति है वो कैसी है? त्रिज्या समिति है, ठीक है ना। पुष्प कैसा है? द्विलिंगी है, अर्थात इसमें नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्पीय अंग हैं। कैलिक्स की संख्या कितनी है? 5 है, आपको दिख रही है। कैलिक्स की संख्या कितनी है? 5 है। और 5 के साथ साथ कैसी है? संयुक्त दली है, ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब संयुक्त दली है। कैलिक्स कैसा होगा? ये संयुक्त दली होगा। कोरोला की संख्या कितनी है? 5 है, और ये भी ब्रैकेट लगा है, अर्थात संयुक्त दली है। एंड्रोसियम की संख्या कितनी है? 5 है, लेकिन एंड्रोसियम अलग अलग है। और एक क्वालिटी यहाँ पे आप बता रहे हैं, जो अर्धचांद यहाँ पे लगा हुआ है, यानी चाप लगा हुआ है, इस चाप का क्या मतलब होता है? पुंकेसर कैसा है? दल लग्न पुंकेसर है। कैसा होगा? दल लग्न पुंकेसर होगा। इसका मतलब पुंकेसर क्या है? 5 की संख्या में होगा, पृथक पृथक होंगे और दल से लगे हुए होंगे। फिर इसी तरह से हम बात करें जायांग की, यानी कि जाइनोशियम की। जाइनोशियम मतलब इसकी सिंगल इकाई क्या होगी? अंडक। तो अंडक की संख्या कितनी है? 2 है। और कैसे है? युक्तांडपी, ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब द्विअंडपी भी है, युक्तांडपी भी है। और अंडाशय कैसा है? ऊर्ध्ववर्ती, सुपीरियर ओवरी पाई जा रही है। ये किसका है? सोलेनम नाइग्रम यानी मकोय का है। सेम टू सेम यही चीज, यही फार्मूला किसका है? बिथानिया सोमनीफेरा अर्थात अश्वगंधा का भी है। तो इस प्रकार से हमने सरल माध्यम से एकदम एक लाइन में फार्मूला लिखा है
और इस एक लाइन के माध्यम से पूरे उस पुष्प के कैरेक्टर को, पूरे उसके गुण को हमने सीख लिया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पुष्प चित्र की। तो पुष्प चित्र के जो संकेत होते हैं उन संकेतों को पहले समझ लेते हैं। इसके बाद एक पुष्प चित्र यहाँ पे हम बना के रखे हुए हैं, इसको भी समझना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये क्या है, इसका मतलब होता है कि ये एक व्यास समिति है, चाहे प्लस का चिन्ह हो और चाहे प्रतिशत का चिन्ह हो। इसी तरह से ये देखें तो ये त्रिज्या समिति की बात है। जब त्रिज्या समिति की बात आएगी तो ये वाला चिन्ह होता है, जैसा कि हम फ्लावर जो फार्मूला है, फ्लोरल फार्मूला है, उसमें भी हमने इसको देखा है। लिंग की बात यदि करते हैं तो सेम टू सेम उसी तरह से फ्लोरल सूत्र जैसा है, यानी कि पुष्प सूत्र जैसा है। यदि तीर का निशान यदि ऊपर है वृत्त के तो ये कैसा होगा, नर पुष्प होगा। ये कैसा होगा, जो प्लस का निशान नीचे होगा तो मादा पुष्प होगा। और यदि दोनों हैं, तीर का निशान भी है प्लस का चिन्ह भी है, तो इसका मतलब द्विलिंगी पुष्प है। ये जो एक संरचना यहाँ दिख रही है, वृत्त के अंदर प्लस का निशान अथवा एक खड़ी रेखा, इसका मतलब होता है मदर एक्सिस। मदर एक्सिस का मतलब होता है मातृ अक्ष। मातृ अक्ष का मतलब होता है पुष्प जिस अक्ष से जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं मदर एक्सिस। और पुष्प का मदर एक्सिस की तरफ जो भाग होता है उसको हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं, और जो विपरीत दिशा में होता है उसको इंटीरियर साइड कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो है, ये संरचना, ये भी आकार की जो संरचना आपको दिख रही है, इसका मतलब होता है ब्रैक्टेड, यानी ब्रैक्ट सहपत्र को हम इस तरह से दर्शाते हैं। सेपल का मतलब बाह्य दल, बाह्य दलों को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। पेटल यानी कि मतलब होता है क्या, कि जो दल है, दलों को हम इस तरह से संकेतित करते हैं। फिर इसके बाद यदि पेटल के साथ नेक्टर लगे हुए हैं, नेक्टर का मतलब होता है मकरंद, यदि मकरंद लगे हुए होते हैं तो हम इस तरह से संकेतित करते हैं। और यदि पुंकेसर कैसा हो, पुंकेसर द्विकोष्ठी हो, तो हम ये संकेत, ये दो कोष्ठी इसमें दिख रहे हैं, और यदि एक कोष्ठी हो तो हम ये संकेत से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हम जब स्त्री केसर की बात करते हैं तो जब इस तरह का संकेत यहां दिख रहा है, केवल एक कोष्ठ दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक कोष्ठी अंडप। द्विकोष्ठी अंडप को हम इस तरह से संकेतित करते हैं, ये संकेत आपको दिख रहा होगा। इस तरह से हम, ये क्या होता है, ये द्विकोष्ठी अंडप हो जाएगा। फिर ये पंचकोष्ठी अंडप हो जाता है, यानी अंडपों की अंडप, एक जो अंडप है वो 5 कोशी संरचना में होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, फ्लावर डायग्राम की, यानी फ्लोरल डायग्राम है। अब थोड़ा सा इसको प्रायोगिक तौर पर देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, यानी पुष्प चित्र यानी फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है, उसमें कहां पर कौन सी चीजें फिट हो रही हैं। तो देखिए, सबसे बाहर की तरफ आप ये जो संकेत देख रहे हैं, ये 5 की जो संख्या यहाँ पे दिख रही है, इस तरह से ये जो 5 की संख्या दिख रही है बाह्य दलों की, अभी हमने संकेत यहां देखा, सेपल का मतलब क्या होता है, बाह्य दल। तो 1 2 3 4 और ये 5। अभी पुष्प सूत्र में आप देखें तो यहां पे लिखा हुआ है K5, यानी बाह्य दलों की संख्या कितनी, 5। दूसरा, K5 के साथ साथ 5 में क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये फ्लावर जो फार्मूला है, फ्लावर डायग्राम है, इसमें देखिए ये सभी जो हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, यानी संयुक्त दली हैं। ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जैसा सूत्र में कह रहा है उसी तरह से डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। तो इसका मतलब K5 के की संख्या कितनी है, कैलिक्स की संख्या 5 है। 1 2 3 4 5 हमने देख ही लिया है, और ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट लगा हुआ है, ये भी हमने देख लिया है। फिर दूसरे चक्र की ओर हम चलते हैं, तो ये क्या होता है, ये पेटल की संख्या, यानी ये दलों की संख्या है। तो गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 दल भी हैं। अब इन दलों की व्यवस्था देखिए, इसमें भी लिखा है C5। अब C5 लिखा है लेकिन ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए सभी आपस में जुड़े हुए हैं। एक और व्यवस्था देख लेते हैं, जो दलों का विन्यास होता है, ठीक है ना, दलों के विन्यास के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो उसमें से देखिए, कोर छादी हमने देखा था, व्यावर्तित देखा था, दोनों रूपों को आप देखिए। तो यहां पे क्या कह रहा है, एक दल अंदर है, एक दल बाहर है। ठीक है। इसका मतलब इस तरह की जो व्यवस्था होती है, जब एक दल अंदर है, एक दल ये अंदर है, ये बाहर है, और सभी क्या है, अंदर बाहर है, इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, कोर छादी कहते हैं। और बाकी जो शेष हैं, ये जो अंदर बाहर होते हैं, जिनका एक सिरा अंदर है एक सिरा बाहर है, ये व्यावर्तित क्रम कहलाता है। तो व्यवस्था किस तरह की है इसकी, इन दलों की व्यवस्था है कोर छादी और व्यावर्तित। ठीक है ना, तो कोर छादी ही कहेंगे उसको।
कुल मिलाकर के। फिर देखिए दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि एंड्रोसियम की संख्या, यहाँ पर तीसरा जो चक्र होता है वो क्या होता है, एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम देखिए 1 2 3 4 5 की अवस्था। यहाँ पे भी देखिए एंड्रोसियम कितने हैं, 5 हैं। अभी 5 हैं लेकिन लगे किससे हैं, ये चाप क्या बता रहा है, हमारा चाप बता रहा है कि ये लगे हैं किसके साथ, दलों के साथ। तो देखिए दलों के साथ ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्लावर सूत्र है यानी पुष्प सूत्र है और जो पुष्प चित्र है, इनका बहुत ही गहराई से कनेक्शन है। क्यों कनेक्शन है, क्योंकि ये एक ही फैमिली के हैं। सोलेनम नाइग्रम जो है मकोय, उसी का ये पुष्प चित्र है, इसलिए काफी इसमें समानता मिल रही है। अब बात करें एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम कितना बता रहा है, यहाँ पर द्विअंडपी है। कितने अंडपी है, द्विअंडपी, और युक्त अंडपी है। 2 अंडप इसमें हैं और ये 2 अंडप आपस में क्या है, कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। ये दिख रहा है ब्रैकेट आपको, ये ब्रैकेट दिख रहा है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है युक्त अंडपी। द्विअंडपी युक्त अंडपी भी हैं और साथ में इसके साथ साथ देखिए जो अंडप हैं ये जुड़े हुए हैं। और जो ओवरी इसकी कैसी है, अब ओवरी की स्थिति तो नहीं दिखाएगा इसमें, ओवरी कैसी है इसकी, सुपीरियर यानी ऊर्ध्ववर्ती है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और देखने को मिलता है कि जो ये अंडप है, इन अंडपों में जो बीजांड लगे होते हैं वो अक्षीय होते हैं। ये बीजांड क्या लगे होते हैं, अक्षीय हैं। यानी एक बड़ा सा अंडप यदि हम बनाए यहाँ पे, तो इन अंडपों में कुछ इस तरह की संरचना में क्या लगे होते हैं, बीजांड लगे होते हैं। इसको हम अक्षीय बीजांड कहेंगे, व्यवस्था कहेंगे। तो ये अक्षीय स्थिति होती है, ये यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन दिखती है। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या, ये मदर एक्सिस है, ये मदर एक्सिस है यानी मातृ अक्ष है। अब मातृ अक्ष का जो साइड होता है, जिस ओर पुष्प माने मातृ अक्ष से पुष्प का जो पास वाला हिस्सा है वो क्या होता है, पोस्टीरियर साइड कहलाता है, पहले भी बताए हैं। और जो दूर वाला हिस्सा होता है क्या है, इंटीरियर साइड कहलाता है। तो इस प्रकार से पुष्प जो सूत्र है और पुष्प चित्र है, इसको हमने समझा। यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर पाएं, इसको याद कर सकें, समझ सकें, तो निश्चित रूप से किसी भी फैमिली के पुष्प सूत्र को पढ़कर उस फैमिली के गुणों को, उस फैमिली के जो पुष्प हैं उनकी विशेषताओं को, उनकी संरचनाओं को आप समझ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आगे भी इसी तरह से हम नए नए बिंदु लेकर के आपके समक्ष आते रहेंगे। सपोर्ट करते रहें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।